हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। तैयबा फ़ातिमा, ये आपके रिक्वेस्ट पे खासकर मैंने बनाया हुआ है। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया इज़ ए कंडीशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम बिकम्स अनयूजुअली थिक because of having too many cells, that is hyperplasia. It's not cancer, but in certain women it raises the risk of developing endometrial cancer, a type of uterine cancer. सबसे पहले मैं आप लोगों को हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी दो टर्म इस डायग्राम के द्वारा समझाना चाहूँगी। यू कैन सी दैट दिस इज़ अ नॉर्मल सेल साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स आर नॉर्मल हियर। और कुछ एडाप्टिव सेल चेंजेस हमारे बॉडी में कुछ कंडीशंस में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल्स कैन आइदर बिकम हाइपरट्रॉफी। ये हाइपरट्रॉफी है। यहाँ पे देखिए आप, सेल के नंबर नहीं बढ़े हैं बट द साइज़ ऑफ सेल हैज़ इंक्रीज। पर जब सेल का नंबर बढ़ जाता है और साइज़ सेम रहता है तो उस कंडीशन को हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। इसका जो एक एग्जांपल होता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, नॉर्मली हमारे बॉडी में ये एडेप्टिव चेंज आता है। दोनों चीज़ होता है हमारे बॉडी में। यूट्रस का जो मायोमेट्रियम है उसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों होता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस का साइज़ है वो बढ़ता है। बट यहाँ पे हम लोग एंडोमेट्रियम के हाइपरप्लेसिया के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ अनदर डायग्राम टू एक्सप्लेन द सेम थिंग। दिस इज़ नॉर्मल सेल, दिस इज़ हाइपरप्लेसिया। नंबर ऑफ सेल हैज़ इंक्रीज्ड। और यहाँ पे फिर से सेम यू कैन सी, ये नॉर्मल सेल है, 4 दिखाया हुआ है यहाँ पर। और जब उनका सिर्फ साइज़ बढ़ता है तो दैट इज़ हाइपरट्रॉफी, और जब नंबर बढ़ता है बट साइज़ सेम रहता है देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरप्लेसिया। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें एंडोमेट्रियम दिखाया गया है और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। यहाँ पे एक और बार मैं ये भी रिवाइज कर देती हूँ कि जो हमारा यूट्रस है उसके जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, मिडिल वाला जो लेयर होता है वो मायोमेट्रियम होता है, और जो इनर मोस्ट लाइनिंग होता है यूट्रस का उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सो जब एंडोमेट्रियम के सेल्स में हाइपरप्लेसिया होता है यानी वो अनयूजुअली थिक होने लगता है तो उसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। नाउ यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया कि इट्स नॉट कैंसर। यहाँ पे हाइपरप्लेसिया हो रहा है, इसका मतलब ये कैंसर नहीं है। लेकिन जिन विमेन में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया होता है दे मे बी एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर इन फ्यूचर। इंसिडेंस यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया इज़ अ रेयर कंडीशन। इट अफेक्ट्स 133 आउट ऑफ 1 लाख women. Now risk factor, let's see the risk factor. Women who are पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल, ये सारी विमेन जो है उनमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट इज़ रेयर इन वुमेन यंगर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। बाकी के और जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर विमेन इज़ ऑन ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, दैट इज़ इफ़ शी इज़ टेकिंग tamoxifen, then diabetes, early age of menstruation or late onset of menopause, family history of ovarian, uterine or colon cancer, gallbladder disease, hormone therapy, never being pregnant, obesity, polycystic ovarian disease, smoking, thyroid disease, white race and long history of irregular or absent menstruation. इन conditions में जो women है वो she may develop endometrial hyperplasia. सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विदाउट एटीपिया, यानी दिस इज़ अ टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विच हैज़ नॉर्मल लुकिंग सेल्स एंड दैट आरंट लाइकली टू बिकम कैंसरस। दिस कंडीशन में इम्प्रूव विदाउट ट्रीटमेंट और हार्मोन थेरेपी। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो सेल्स है उनका जो टाइप है वो नॉर्मल ही है, तो इसको हम सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, ये ऐसा कंडीशन है जिसमें जो एंडोमेट्रियल सेल्स में हाइपरप्लेसिया होने के साथ ही साथ उसमें ओवर ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स हो रहा है। दिस इज़ यूजुअली अ प्री कैंसरस कंडीशन एंड दिस कैन लेटर ऑन टर्न इनटू यूट्राइन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर। सो सिंपल वाले में कैंसर का रिस्क नहीं रहता, लेकिन कॉम्प्लेक्स एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया में कैंसर हो सकता है आगे चल के। नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड एंडोमेट्रियल
कॉजेज़ ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, उसके लिए मैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर एक वीडियो लिया हुआ है, तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियो को भी एक बार रिवाइज़ कर लें सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं यहाँ पे क्विकली एक बार फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलाइफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उसे फर्स्ट डे माना जाए, तो फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज होता है। अगर हमारे बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की लेवल कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम शेड होने लगता है। देन अराउंड 6 to 14th डे में फिर से एक नया फॉलिकल ओवरी में डेवलप होने लगता है जो एस्ट्रोजन बनाता है। एस्ट्रोजन और ये एस्ट्रोजन हमारे नया एंडोमेट्रियम रीजनरेट करना शुरू करता है हमारे बॉडी में। एंड अराउंड 14th डे जब ओव्यूलेशन होता है तो हमारा जो बॉडी में हमारे जो ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रॉन भी सिक्रेट करना शुरू कर देता है और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से एंडोमेट्रियम और भी ज़्यादा थिक और एडिमेटस होने लगता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाता है और फिर हमारे ब्लड में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होने की वजह से जो है एंडोमेट्रियम शेड होने लगता है। तो यहाँ पर कॉज में क्या हो रहा है, यहाँ पे विमेन में जो विमेन पेरीमेनोपॉजल एज में आ जाती है, यूजुअली उनमें ये साइकिल और हार्मोनल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें प्रॉपर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन साइक्लिकली कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो विमेन हु डेवलप एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया प्रोड्यूस टू मच एस्ट्रोजन और एंड नॉट इनफ प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम थिक होता जाता है और प्रोजेस्टेरॉन कम होने से या फिर नहीं होने की वजह से, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम नहीं होता है या कम होने के बावजूद भी जो है वो हमारा जो एंडोमेट्रियम है वो शेड नहीं होता। दीज फीमेल हार्मोन्स प्ले एसेंशियल रोल्स इन मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। During ovulation, estrogen thickens endometrium while progesterone prepares the uterus for pregnancy. If conception does not occur, progesterone level drop and the progesterone drop triggers uterus to shed its lining, okay, as a menstrual period. Now यहाँ पे कुछ women who have endometrial hyperplasia may make little progesterone or no progesterone. As a result, uterus doesn't shed the endometrial lining. Instead, the lining continues to grow and thicken. सो ये 2 चीज़ जो मैंने ऑलरेडी आपको साइकिल, अगर किसी विमेन में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से एस्ट्रोजन कंटिन्यूसली सिक्रेट होता जाता है और एंडोमेट्रियम जो है वो थिक होता चला जाता है और प्रोजेस्टेरॉन साइकिल में है ही नहीं, जिसकी वजह से जब प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होगा और जिसकी वजह से यूट्रस का जो लाइनिंग है वो शेड होगा, या फिर उनमें थोड़ा बहुत ही प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से उसका जो लेवल है जो है इनफ हाई जाके लो नहीं होने की वजह से जो है एंडोमेट्रियम वो शेड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उन विमेन शी इज़ गोइंग ऑन ग्रोइंग एंडोमेट्रियल सेल्स इनसाइड और वो शेड नहीं हो रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर है ओबेसिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एलिवेशन ऑफ एस्ट्रोजन लेवल्स। द एडिपोज टिश्यू दैट इज़ फैट स्टोर्स इन आवर बॉडी can convert the fat producing hormones to estrogen. This is how obesity contributes to elevated circulating level of estrogen and increase the risk of endometrial hyperplasia. यानी जो विमेन में ओबेसिटी होती है उनके बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है, तो ये जो एडिपोज टिश्यू के अंदर में जो फैट सेल्स है वो और भी ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। एज आई टोल्ड कि एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा होगा एंडोमेट्रियम उतना ज़्यादा थिकन होगा और फिर हाइपरप्लेसिया होने के चांसेस है। So now let's see the symptoms of endometrial hyperplasia. Women with endometrial hyperplasia may experience abnormal menstruation such as short menstrual cycles, unusually long periods और missed periods. जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी आप लोग को समझाया, क्योंकि उनको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन उनके साइकिल में नहीं आ रहा है और एस्ट्रोजन इज गोइंग ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड और उसकी वजह से एंडोमेट्रियम थिक होता जाता है बट वो शेड नहीं होता। सो शी मे हैव अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड्स और मिस्ड पीरियड्स। और फिर नेक्स्ट इज़ जब उनको पीरियड्स आता है अगर, तो इट इज़ हैवी, देयर शी मे एक्सपीरियंस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग।
और ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, ये भी कुछ वीमेन में हो सकता है कि मेनोपॉज अटेन करने के बाद अचानक एक आधी बार उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाए। नाउ व्हाट इन्वेस्टिगेशंस वी कैन डू हियर इज़, पहला जो है सबसे कॉमनली सबसे पहले पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए कहा जाता है। तो ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग यूट्रस का जो इमेजेस देख सकते हैं, जिसमें हम थिकनेस देख सकते हैं एंडोमेट्रियम का, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी रिमूव्स टिश्यू सैंपल फ्रॉम यूट्रस, और इस बायोप्सी को हम लोग हिस्टोपैथ टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि वेदर दिस सेल्स आर एटिपिकल और नॉर्मल सेल्स। देन फिर हिस्ट्रोस्कोपी, एज यू नो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्कोप जो हम वजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करके इंटरनली यूट्रस को स्टडी कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं, तो हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। और डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, ये जो है हम एज ए डायग्नोस्टिक भी कर सकते हैं और एज ए थेरेप्यूटिक भी कर सकते हैं डीएनसी, जिसमें कि हम पेशेंट को डायरेक्टली डीएनसी के लिए लेते हैं और एंडोमेट्रियम को पूरा स्क्रैप करके निकालते हैं, और फिर वो जो सैंपल रहता है एंडोमेट्रियम का उसको हम लोग हिस्टोपैथ के लिए सेंड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर विमेन इज़ एक्सपीरियंसिंग वेरी हैवी ब्लीडिंग विच इज़ नॉट स्टॉपिंग, तो डीएनसी में हेल्प इन कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग ऑल्सो। नाउ कॉम्प्लिकेशन, जो 2 कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो है एनीमिया और कैंसर। नाउ लेट्स सी द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन। पहले मेडिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे। तो पेशेंट कैन बी पुट ऑन ओरल प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी। यहाँ पे मैंने 2 ड्रग का नाम मेंशन किया जो कॉमनली दिया जा सकता है, नॉरेथिस्ट्रॉन दैट इज़ प्राइमलेट एन, या मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन दैट इज़ वन ट्रेड नेम इज़ डेविरी। जब पेशेंट को हम 21 डेज कोर्स दे सकते हैं इसका, और ये दोनों भी प्रोजेस्टेरॉन टाइप ऑफ ड्रग है, जिसकी वजह से जब पेशेंट को 21 डेज देने के बाद हम स्टॉप करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने से एंडोमेट्रियम शेड होने लगता है। तो अगर ये साइक्लिकली देते जाएं तो पेशेंट का एंडोमेट्रियम थिकन नहीं होगा। दूसरा जो है सेम थिंग, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इन फॉर्म ऑफ आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। एग्जाम्पल जो हमारे कंट्री में एक अवेलेबल है वो है मिरीना, जिसके अंदर लिवोनॉर्जेस्ट्रल रहता है। तो ये एक आईयूसीडी है जो हम यूट्रस में इंसर्ट कर सकते हैं, जो स्लोली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है। और इंजेक्शन डिपो-प्रोवेरा भी पेशेंट को दिया जा सकता है। तो ये सारा प्रोजेस्टेरॉन का प्रिपरेशन है जो पेशेंट को देने से पेशेंट के जो एंडोमेट्रियम है वो साइक्लिकली शेड होती है ऑन स्टॉपिंग द ड्रग, ओके, और हाइपरप्लेसिया नहीं होता। दूसरा जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डीएनसी के बारे में डिस्कस किया है कि इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग, जिसमें पेशेंट का ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है और लॉन्ग पीरियड्स आ रहा है, तो उसमें हम पेशेंट को डीएनसी कर सकते हैं, जिससे उसका जो ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो जाएगा। एट द सेम टाइम वी कैन ऑब्टेन सैम्पल ऑफ एंडोमेट्रियम विच वी कैन चेक हिस्टोपैथ के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि उसमें हाइपरप्लेसिया जो है वो कौन से टाइप का है, एटिपिकल है या फिर नॉर्मल है। और अगर हमें डीएनसी और एंडोमेट्रियल का जो हिस्टोपैथ है उसमें लगता है कि पेशेंट का जो एटिपिकल टाइप का हाइपरप्लेसिया है, तो हम पेशेंट को फिर हिस्टेक्टमी के लिए ले सकते हैं। दिस इज़ रिकमेंडेड सो दैट पेशेंट, बिकॉज पेशेंट इज़ एट रिस्क ऑफ कैंसर। So this was about management. Last thing is about prevention. How can we prevent this condition? तो सबसे पहले तो पेशेंट को, अगर हम लोग पहला जो दिया है वो मेनोपॉज के बाद बहुत बार पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डाला जाता है, तो हमें पेशेंट को कॉम्बिनेशन ड्रग देना चाहिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, ना केवल सिर्फ ईस्ट्रोजन, सो दैट शी इज़ नॉट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। दूसरा है इफ़ ए वुमेन इज़ टेक्स बर्थ कंट्रोल पिल, इसमें भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन रहता है, तो साइक्लिकली उसका एंडोमेट्रियम शेड होता रहता है, तो शी इज़ नॉट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग endometrial hyperplasia. If she is smoking, she should stop smoking और maintain healthy weight. Weight का भी मैंने आप लोग को significance बताया. So by following all these things we can prevent endometrial hyperplasia. I hope this topic is clear to all of you. मुझे बहुत खुशी है